everyone, I am Rekha Mehta. Welcome to my YouTube channel on Physics Online Education. स्टूडेंट्स, जो मेरा आज का लेक्चर है ये बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी लिमिटेशंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी लिमिटेशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाकर एक बार देख लें ज़रूर। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की नीड क्यों पड़ी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत पड़ी। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैं एक ही सेंटेंस में डिफाइन करूँ तो उसको हम बोलते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये था हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। विंटर में हम क्या करते हैं, जब अपने हाथों को रब करते हैं तो हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, जब आप वर्क कर रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। अगर मैं इसका अपोजिट करूं, अगर मैं अपने हाथ को गरम करूं, गैस पे या किसी भी चीज़ पे गरम करूं, तो क्या मेरा हाथ अपने आप हिलने लग जाएगा, क्या वो वर्क में कन्वर्ट होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग तो इसका आंसर यस होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल। और ये हमें पता भी है कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम अपने हाथ को हीट देते हैं तो वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास प्रोसेसेस हैं, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं, जैसे हम देखते हैं कि जो पानी है वो हमेशा वाटरफॉल हम देखते हैं कि यहाँ से हाइट से नीचे आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये देखें कि जो समुद्र है उसका पानी क्या करता है, हीट देता रहता है। ठीक है, तो क्या उस हीट से हम हीट इंजन को रन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग चलें तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होनी चाहिए थी, क्योंकि एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन करने के लिए देयर आर मैनी वेज, बहुत से वेज हैं जिसमें हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वी हैव टेकन ओनली टू इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस गिवन बाय कैल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो फर्स्ट हमारे पास कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, और सेकंड है हमारे पास क्लॉसियस स्टेटमेंट। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इट इज़ रिलेटेड टू हीट इंजन। किससे रिलेटेड है ये, हीट इंजन से रिलेटेड है। और क्लॉसियस स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, हीट पंप, या हम बोल सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड है। हीट इंजन की वर्किंग मैंने एक्सप्लेन की थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर डिटेल में जाना है तो आप मेरा लास्ट लेक्चर, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप उसको पढ़िए। हीट इंजन में एक बार बता देती हूँ क्या होता है, हीट इंजन कैसे वर्क करता है। हीट इंजन में क्या होता है कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होती है हॉट बॉडी से। ठीक है, उसका कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल वर्क में, और जो बाकी अमाउंट ऑफ हीट है Q2 अमाउंट ऑफ हीट हम किसको दे देते हैं, इट इज़ रिजेक्टेड टू द कोल्ड बॉडी। ठीक है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट हॉट बॉडी से एब्जॉर्ब हुई, उसके बाद उसका कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हुआ, वर्क डन में, और रिमेनिंग पार्ट जो है हम किसको दे देते हैं, रिजेक्टेड टू द कोल्ड बॉडी, जिसको हमने सिंक बोला था, और हॉट बॉडी को सोर्स से डिनोट किया था। ठीक है, तो ये हीट इंजन था। और हीट इंजन की एफिशिएंसी भी हमने लास्ट टाइम डिफाइन की थी, नीटा इज इक्वल टू 1 - T2 by T1।
और अगर एफिशिएंसी डिफाइन करें तो क्या होती है कि टोटल वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल डिवाइडेड बाय जितनी हीट एब्जॉर्ब की है सोर्स ने, वो क्या थी, Q1 अमाउंट ऑफ हीट थी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ये तो हमने सारा कुछ कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 बाय Q1। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 माइनस T2 बाय T1 इज इक्वल टू आ जाता है 1 माइनस Q2 बाय Q1। ये तो एफिशिएंसी है कार्नोट हीट इंजन की। तो ये सब हमने कार्नोट हीट इंजन के में भी डिस्कस किया था कि हीट इंजन जो है जब एक कंप्लीट साइकिल करता है तो 4 ऑपरेशन होते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, देन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, देन आइसोथर्मल कंप्रेशन, उसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, तो वो डिटेल में नहीं जा रही मैं यहाँ पर, बस हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो इसके इक्वल होती है 1 माइनस T2 बाई T1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। ठीक है, ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो हीट इंजन से रिलेटेड है कैल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद है क्लॉसेस स्टेटमेंट। इसकी स्टेटमेंट मैं अभी बताऊंगी आपको इसकी भी, लेकिन एक बार जो जनरल इसमें टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो बता रही हूँ। ये किसके ऊपर वर्क करता है, ये रेफ्रिजरेटर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है, रेफ्रिजरेटर हम ऐसे मान के चलते हैं कि रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है कि कार्नोट हीट इंजन वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन में वो काम कर रहा है। इसमें क्या होगा कि जो हीट है कोल्ड बॉडी हीट एब्जॉर्ब होगी कोल्ड बॉडी से Q2 अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, उसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क डन किया जाएगा। एक्सटर्नल वर्क डन रेफ्रिजरेटर के केस में कैसे होता है, कंप्रेसर जो है वो वर्क डन करता है। ठीक है, तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट कहाँ से एब्जॉर्ब हुई, कोल्ड बॉडी से, वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन बाय कंप्रेसर हमने किया, उसके ऊपर वर्क डन। ठीक है, और फिर Q1 अमाउंट ऑफ हीट किसको रिजेक्ट कर दी, हॉट बॉडी को। ठीक है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अब देखो हमें ये पता है कि जो हीट का फ्लो है वो कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी से अगर हॉट बॉडी में हीट का फ्लो करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। और हमें ये पता है रेफ्रिजरेटर के केस में रेफ्रिजरेटर क्या करता है, टेम्परेचर को लो करता है। तो रेफ्रिजरेटर के केस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, बाहर से हम कोई वर्क करते हैं जिसकी वजह से जो हीट है वो क्या होती है, कोल्ड बॉडी से एब्जॉर्ब होती है और हम किसको देते हैं, हॉट बॉडी को। कार्नोट हीट इंजन के केस में हम एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं और रेफ्रिजरेटर के केस में हम क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को डिनोट किया जैसे मैंने बीटा से, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसके इक्वल है, बीटा इज इक्वल टू Q2 बाय W। Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो सोर्स से सिंक से, इस केस में सिंक से एब्जॉर्ब होगी। Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या है, जो सिंक से एब्जॉर्ब हुई है, डिवाइडेड बाय वर्क डन। तो Q2 बाय Q1 माइनस Q2, ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। और इस केस में क्या है, जैसे मैंने बोला था कि जो एफिशिएंसी है हीट इंजन की वो हमारे पास कभी भी 100% नहीं हो सकती, लेकिन जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी मोर देन 100%, ये 100% से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब हम करेंगे कि कैल्विन प्लैंक ने क्या स्टेटमेंट दी थी और क्लासेस ने क्या स्टेटमेंट दी थी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, मैंने बोला था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये हमें ये नहीं बताता कि क्या पॉसिबल है, ये हमें ये बताता है कि क्या पॉसिबल नहीं है। तो कैल्विन की जो प्लैंक स्टेटमेंट थी, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो कैल्विन और प्लैंक ने दी थी, वो क्या थी कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू ड्राइव कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ बॉडी बाय कूलिंग इट बिलो द कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग। इन अनदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि 100% एफिशिएंसी जो है वो पॉसिबल नहीं है। Q1 अमाउंट ऑफ हीट जब आप सोर्स से एब्जॉर्ब करोगे तो उसका कुछ पार्ट वर्क डन में कन्वर्ट होगा और कुछ पार्ट रिजेक्ट हो जाता है टू द सिंक। हम कुछ पार्ट किसको दिया जाता है, उसका कुछ पार्ट सिंक को दिया जाता है। जितना हीट जो है, जितने अमाउंट में हीट जो है एब्जॉर्ब हुआ है उतने अमाउंट में वर्क डन टोटल नहीं होता, वो पूरा का पूरा हीट जो है वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होता। तो यही कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, इसके अकॉर्डिंग यही इसकी डेफिनेशन है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू ड्राइव अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी। ऐसी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी पॉसिबल ही नहीं है कि जितना आप
जितनी हीट आप सराउंड से लोगे सिस्टम से, उतनी की उतनी हीट को आप वर्क डन में कन्वर्ट कर सको, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्लासेस स्टेटमेंट। इट इज़ रिलेटेड टू रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर का मैंने आपको बताया था वो कैसे वर्क करता है कि जब आपके पास Q2 अमाउंट ऑफ हीट कहाँ से लेते हैं आप, सिंक से लेते हैं, तो कोल्ड बॉडी से अपने आप हीट एब्जॉर्ब नहीं होती, हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। जैसे हम इस केस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं उसको। ठीक है, तो हॉट बॉडी से फिर वो कोल्ड बॉडी से उसने हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और एक्सटर्नल वर्क डन करने के बाद कोल्ड बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करेगी, ऐसे नहीं। ठीक है, क्योंकि हीट का जो फ्लो है वो कहाँ से कहाँ होता है, हीट हॉट से कोल्ड बॉडी में। तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट तो हो गई। उसके बाद क्या है, क्लासेस ने क्या स्टेटमेंट दी थी कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन unaided by an external agency to convey heat from a body at lower temperature to another body at higher temperature, or in another words, heat by itself cannot pass from cold body to hot body। अपने आप हीट जो है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में नहीं जा सकती। ठीक है, उसके लिए हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क जैसे रेफ्रिजरेटर के केस में मैंने बोला था कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। तो ठीक है, तो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 100% एफिशिएंसी इज़ नॉट पॉसिबल, और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, जो हीट का फ्लो है वो कहाँ से कहाँ होता है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। और अगर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हम हीट पास करेंगे तो हमें एक्सटर्नल कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी, ताकि हीट जो है वो कहाँ से कहाँ, लोअर टेम्परेचर से अनदर बॉडी हायर टेम्परेचर पे जा सके। ठीक है, तो ये हमारे पास दो स्टेटमेंट्स थी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। अब ये कहता है कि ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, और इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट है। इनको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्टेटमेंट मान लेते हैं कि एक स्टेटमेंट फॉल्स है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी क्या आएगी, फॉल्स आएगी। ठीक है, तो पहले हम किसकी स्टेटमेंट लेके चलेंगे, पहले हम कैल्विन स्टेटमेंट लेकर चलते हैं। कैल्विन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि आपके पास ये नहीं है कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट सोर्स ने ली है, ठीक है, उतनी की उतनी सारी की सारी वो किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क डन में। कुछ पार्ट किसको रिजेक्ट होगा, सिंक को, या जो बॉडी किस पे है, कोल्ड बॉडी को, या जो बॉडी किस पे है, लोअर टेम्परेचर पर है। अब हमने क्या प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस ऑफ कैल्विन एंड क्लासेस स्टेटमेंट। तो मैंने क्या कहा था, इसको इक्विवेलेंस के, एक दूसरे के इक्विवेलेंट प्रूफ करने के लिए हम क्या मान के चलेंगे कि एक स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है और दूसरी हमने क्या, एक फॉल्स है तो दूसरी भी क्या आएगी, फॉल्स आएगी। तो इसके लिए हम, ये किसके ऊपर बेस्ड था, हीट इंजन के ऊपर। तो इस स्टेटमेंट को हम मान के चलते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो हम ऐसा हीट इंजन ले लेते हैं जो Q1 अमाउंट ऑफ हीट को हॉट रिजर्वायर से एब्जॉर्ब कर रहा है, Q अमाउंट ऑफ हीट मान लो। ठीक है, Q अमाउंट ऑफ हीट को हॉट रिजर्वायर से क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और I क्या है, ये इम्पॉसिबल हीट इंजन है। वैसे रियल में पॉसिबल नहीं है, हम पर सपोज करके चल रहे हैं, तो ये इम्पॉसिबल हीट इंजन है। ठीक है, इसने क्या किया, इसने पूरी की पूरी जो हीट एब्जॉर्ब हुई थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, वर्क डन में। ठीक है, और ये जो वर्क डन है ये एक रियल रेफ्रिजरेटर को रन कर रहा है जो सेम टेम्परेचर लिमिट पर काम कर रहा है। ये हम यहाँ पर कोल्ड रिजर्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो इस पे जब आप वर्क डन करोगे रेफ्रिजरेटर पे, तो ये क्या करेगा, ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट को कोल्ड रिजर्वायर से ले लेगा और Q1 अमाउंट ऑफ हीट को हॉट रिजर्वायर को दे देगा। ठीक है, तो हमने क्या माना है, हमने ये एज्यूम किया है कि जो कैल्विन की स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। हॉट रिजर्वायर से Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये इम्पॉसिबल हीट इंजन है, क्योंकि जितनी हीट इसने ली है
एब्जॉर्ब किया हॉट रिजर्वायर से उतनी की उतनी इसने किस में कन्वर्ट कर दी, वर्क डन में, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ये जो वर्क डन है ये रन कर रहा है, आर का मतलब रियल रेफ्रिजरेटर को। जब वर्क डन करोगे रियल रेफ्रिजरेटर के ऊपर तो रियल ही मतलब रियल का मतलब ये पॉसिबल है। ठीक है, जब वर्क डन किया तो वर्क डन करने के बाद कोल्ड बॉडी से Q2 अमाउंट ऑफ हीट को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा और Q1 अमाउंट को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, किसको, हॉट रिजर्वायर को। तो जो हमारे पास Q1 अमाउंट ऑफ हीट है वो किसके इक्वल है, Q2 प्लस W के। ठीक है, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q भी कर सकते हैं क्योंकि W किसके इक्वल है, Q के। W किसके इक्वल है, Q के। तो यहाँ से Q2 की वैल्यू क्या आ गई, Q2 इज इक्वल टू क्या आ गया, Q1 माइनस Q। तो ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिवाइसेस इज इक्विवेलेंट टू सेल्फ एक्टिंग मशीन विच टेक्स अवे Q2 अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर, Q2 अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर एंड रिजेक्ट्स टू हॉट रिजर्वायर। Q2 अमाउंट ऑफ हीट किससे लिए, कोल्ड रिजर्वायर से, और किसको दे दी, हॉट रिजर्वायर को। ठीक है, विच वॉयलेट्स द क्लासेस स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि हमने एक्सटर्नल वर्क डन तो किया ही नहीं, अपने आप Q2 अमाउंट ऑफ हीट कैसे एक्सट्रैक्ट हो सकती है Q2 से, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो हमने कैल्विन की जो स्टेटमेंट है उसको फॉल्स माना था। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्लासेस की स्टेटमेंट भी क्या आ गई, फॉल्स आ गई। तो इसका मतलब क्या है, दीज टूज आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपोजिट चलते हैं, अब हम लेकर चलते हैं कि जो क्लासेस स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ठीक है, तो इससे कैल्विन स्टेटमेंट भी क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। तो क्लासेस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास, ये हमारे पास हॉट रिजर्वायर है, क्लासेस स्टेटमेंट फॉल्स लिया है मैंने। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कोल्ड रिजर्वायर से ले रहे हैं। ठीक है, और किसको दे रहे हैं, Q1, Q2 अमाउंट ऑफ हीट कोल्ड रिजर्वायर से लिया। ठीक है, आई मतलब इम्पॉसिबल रेफ्रिजरेटर, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि विदाउट एक्सटर्नल वर्क हमारे पास कोल्ड रिजर्वायर से हीट जो है अपने आप एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। तो कोल्ड रिजर्वायर, मैंने क्या कहा कि हम क्लासेस की स्टेटमेंट जो है उसको क्या मान के चल रहे हैं, फॉल्स। तो क्लासेस की स्टेटमेंट फॉल्स है, तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है किससे लिया, कोल्ड रिजर्वायर से। ठीक है, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट ही किसको दे दी, हॉट रिजर्वायर को। ठीक है, और हम साइमल्टेनियसली लेके चल रहे हैं कि सेम टेम्परेचर पर जो हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर है और जो कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर है, इन दोनों टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में एक रियल हीट इंजन रन कर रहा है, जो क्या कर रहा है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट को रियल हीट इंजन है। ठीक है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट को कहाँ से ले रहा है, हॉट रिजर्वायर से, और W अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ उस पर, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट उसने किसको दे दी, कोल्ड रिजर्वायर। तो यहाँ से Q1 क्या आ जाएगा, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों डिवाइसेस को मिलाकर, ठीक है, अगर हम इन दोनों डिवाइसेस को कपल करके एक ऐसा डिवाइस बनाएं जो दोनों डिवाइसेस कपल करके एक ऐसा डिवाइस बनाएं जो कैसे काम करे कि Q1 माइनस Q2 अमाउंट ऑफ हीट को, देखो Q1 माइनस Q2 अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट करे किससे, हॉट रिजर्वायर से, और उसको कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क डन में, विदाउट रिजेक्टिंग द कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, अगेन विच इज़ नॉट पॉसिबल और इट वॉयलेट्स द कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्योंकि
पूरा का पूरा मैंने बताया था कि इसके अकॉर्डिंग 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, Q1 माइनस Q2 को, ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट थी जो इसमें जा रही थी, ठीक है, और ये यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहा था, तो Q1 माइनस Q2 अमाउंट ऑफ हीट कहाँ से ले रहा है, ये हॉट रिजर्वायर से, और उसको कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट कर रहा है, वर्क डन में, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लेकर चले थे, हम क्लासेस की स्टेटमेंट को फॉल्स लेके चले थे, जिसकी वजह से जो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो फॉल्स आई थी, ठीक है। तो इससे क्या शो हो रहा है कि ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद आता है कि सिग्निफिकेंस क्या है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Significance of second law of thermodynamics. Significance of second law of thermodynamics. इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इट इम्पोजेज द कंडीशन फॉर कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। ये कंडीशन इम्पोज करता है कि कितना अमाउंट ऑफ जो हीट है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, वर्क में कन्वर्ट हो सकता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग मतलब ये है कि आपने कुछ अमाउंट ऑफ हीट को क्या किया है, मान लो एब्जॉर्ब किया है हॉट बॉडी से, तो वहाँ पर देयर मस्ट बी अनदर बॉडी, एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जिसका टेम्परेचर उस हॉट बॉडी से क्या हो, कम हो, ठीक है। अगर वो कोल्डर बॉडी नहीं है तो कन्वर्जन जो है हीट का वर्क के अंदर पॉसिबल नहीं है। कन्वर्जन तभी होगा जब सोर्स और सिंक दोनों के टेम्परेचर जो हैं वो डिफरेंट होंगे। सोर्स जो हम हॉट रिजर्वायर ले रहे हैं वो किस पर होगा, हायर टेम्परेचर पर, और जो सिंक है वो जिसको हम कोल्ड रिजर्वायर ले रहे हैं वो किस पर होना चाहिए, लोअर टेम्परेचर पर। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ thermodynamics. In next lecture we will discuss Carnot's theorem, Kelvin's thermodynamic scale of temperature and unattainability of absolute zero. Thank you.